वेलकम टू मैथजियो क्लासेस। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में जो पोर्शन हम लोग शुरू करेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो मैथमेटिक्स में जैसे आप जानते हैं कि पूरा कंप्लीट सिलेबस अगर हम लोग देखें तो कंप्लीट सिलेबस में 7 पार्ट आते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, डीआई है और अरिथमेटिक है। तो ये कंप्लीट जो है आपके पूरा पैकेज होता है। तो अब जैसे जो शुरुआत है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है और कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप जानेंगे तो क्वेश्चन चाहे जितना डिफिकल्ट हो, आसानी से आप उन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। बस ये है कि आपको समझना है कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ेंगे कैसे और किस तरह से, कौन कौन से पोर्शन इसको कवर अप करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या, या हम लोग को क्या पढ़ना है, ये हम सबसे पहले देख लें। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टडी करें तो देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है। पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कैसे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा जाता है। फिर जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री को हम 5 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। 5 लेसन्स हैं, इसके चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे पहला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, इनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि खास तौर से टियर 2 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो ये थर्ड पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जो आपके मेनली टियर 2 में ही आता है और बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फिर 5वां पार्ट जो होता है वो होता है आपके हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या है या किस तरह से जो है उसमें क्वेश्चन बनते हैं, ये सब अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम लोग आते हैं पहले पॉइंट पे। पहली चीज, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं, या ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, या किस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग देखें तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या और किस तरह से पढ़ा जाएगा और क्या जो है इसका मतलब है। तो ये जो है आपके एक तरह से ग्रीक लैंग्वेज, जो आपके यूनान भाषा है वो, और लैटिन भाषा, इनका सबसे ज्यादा यूज है मैथमेटिक्स में। इसीलिए मैथमेटिक्स के जितने टर्म्स लिए गए हैं या तो लैटिन से लिए गए हैं और या फिर जो है आपके ग्रीक वर्ड है। तो ये भी जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो मतलब होता है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को कहते हैं ट्रिग्नो, और मेट्री मतलब होता है आपके एक तरह से मेजरमेंट या आपके स्टडी। तो मेजरमेंट ऑफ जो है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ एक ट्राइंगल में। मतलब पूरे ट्राइंगल की स्टडी जो हम लोग करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसमें अगर हम कहें कि ट्रिग्नोमेट्री की में जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है या किसको हम लोग डिफाइन करेंगे, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी पार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है इसमें जो है आपके 2 भुजाएं होती हैं जो कि 90 डिग्री पर होती हैं, 2 साइड्स हैं जो कि 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको कहा जाता है कर्ण या हाइपोटेन्यूज। तो ये जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि आपके 3 साइड्स हैं आप, और इसमें 3 एंगल है जिसमें से एक एंगल नोन है, बाकी 2 एंगल आपके जो है आपके पता करने होते हैं। तो अब अगर हम टोटल समराइज करें तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की जो टोटल स्टडी है वो 3 साइड्स की और 2 एंगल की। 3 साइड और 2 एंगल को जो हम पढ़ रहे हैं बस वही पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते क्या है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे कि हम लोग यही करेंगे कि एंगल दिया है, साइड निकाल रहे हैं, एक एंगल एक जो है आपके साइड दिया हुआ है, दूसरी साइड निकाल रहे हैं, यही पूरे जो है आपके उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कैलकुलेशन है वो इसी पर बेस्ड होता है और इसी जो है आपके चीजों पर होता है। तो जैसे बस इसमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि जो हम लोग पढ़ेंगे ये एक्चुअल में है क्या या किस तरह से पढ़ा जाएगा। अब जैसे कोई ट्रायंगल है, हम लोग यहीं पर क्लियर कर लें। ट्रायंगल में देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है ये होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूज।
ये होती कर्ण। फिर दो भुजाएं हैं, एक आधार है और एक लंब है, बेस और परपेंडिकुलर। अब बेस कैसे डिफाइन होगा? बेस और परपेंडिकुलर डिफाइंड होता है एंगल से। एंगल से कैसे डिफाइंड होता है? एंगल जो बनता है हमेशा दो जो है आपके भुजाओं के बीच में बनता है, वो क्या होता है? एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब कोई भी एंगल बनेगा तो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में ही बनता है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने इस एंगल को ले लिया, तो ये एंगल इस साइड और इस साइड के बीच में बना हुआ है। ये वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूज है, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। अब जो बची इस बेस पर, ये क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही कहें कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल अगर हम सपोज कर लिए, इस एंगल की बात अगर हम करें, तो ये वाला एंगल अगर हमने ले लिया, ये हाइपोटेन्यूज है, अब ये बेस हो जाएगा क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो बेस ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा जो बची वही परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर ये लंब है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो पहली हाइपोटेन्यूज हमें पता होती है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि बेस क्या है। बेस कैसे डिसाइड होगा? एंगल से, एंगल डिफाइंड होगा। तो अब वही चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा ए बी सी, तो अगर हम एंगल ए मानते हैं तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा, लेकिन हम एंगल सी मानते हैं तो बेस क्या हो जाएगा? बीसी। तो डिपेंड करेगा एंगल पे। तो एंगल अगर हमने मान लिया कि एंगल सी ले लिया, ये वाला एंगल, तो ऐसे केस में बेस क्या हो जाएगा? तब बेस हो जाएगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है ही है, ये बेस हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम एंगल ए मान लें, एंगल अगर हम ए मान लें तो बेस क्या हो जाएगा? तब बेस जो हो जाता है ये आपका ए बी हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये है, फिर बेस ये होगा, इसके बीच में ये एंगल बनेगा। इन्हीं बातों को केवल समझना होता है। इसके मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? कहीं से भी कोई भी पार्ट आप पढ़ेंगे, 5 चैप्टर्स होते हैं, पांचों चैप्टर क्या करेंगे? 3 एंगल हैं और 3 जो है आपके एंगल हैं, जिसमें से एक एंगल नोन है 90 डिग्री, बाकी 2 बचे एंगल हुए, और 3 जो है आपके साइड्स हैं। तो 3 साइड्स और 2 एंगल की स्टडी ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में खाली हम लोग यही काम करते हैं कि 2 साइड्स पता है, एंगल निकाल रहे हैं हम लोग, एक साइड के साथ एक जो है आपके एक तरह से एक साइड के साथ एक एंगल दिया हुआ है, दूसरी साइड निकाल रहे हैं। बस यही स्टडी जो होती है ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री देखिए बहुत वाइड नहीं है, छोटी सी स्टडी है जो कि सिर्फ ट्रायंगल की होती है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे आगे जो है डिफाइन करते हैं या कैसे जो है पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब हम रेशियो की बात करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि एंगल डिसाइड करेगा कि बेस कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, हम एंगल अगर थीटा ये ले रहे हैं, इसका मतलब ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, अब ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किसको कहा जाता है? रेशियो मतलब अनुपात होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशियोज कितने बन सकते हैं? अगर 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाओं से 6 रेशियो बन सकते हैं। तो 6 रेशियो कैसे बनते हैं या किस प्रकार से बनेंगे? जैसे एक होगा पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दोनों का रेशियो। एक होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
एक होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 ये हो गए। अब इन्हीं को रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी तो होगा, एक रेशियो ये मिला। अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस भी तो होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी होगा। ये 6 रेशियोज होते हैं, और इन 6 रेशियो में हम लोगों को क्वेश्चंस को देखना होता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कि इन रेशियो को क्या कहते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम साइन बोलते हैं, और साइन को जैसे मान लीजिए कि आपके साइन ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेकिन लिखा जाता है SIN, साइन। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है ये होता है कोसाइन। कोसाइन जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉस लिख देते हैं, तो ये कोसाइन हो जाता है। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कहते हैं टेंजेंट, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, टैन लिख देते हैं। तो साइन कॉस टैन ये आपकी वैल्यू हुई। तो साइन को हम ये लिखेंगे SIN, कॉस को हम COS लिखेंगे, और टैन को हम TAN लिखेंगे। तो इस से जो है इसको लिखा जाता है। अब बात आती है हाइपोटेन्यूज अपॉन पर, तो इसी को अगर हम पलट दें तो अब इसी के पलटने से हमारे जो है आपके 3 रेशियो बन गए। तो अब 3 रेशियो क्या बनते हैं या किस तरह से बनते हैं, इन्हीं को हम लोगों को देखना होता है। तो ये जो होता है ये कहलाता है कोसेक। इसके मतलब कि साइन का जस्ट उल्टा जो है, इनवर्स जो है वो होता है कोसेक, उल्टा कर दें तो इसके मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा की वैल्यू अगर आ रही है सपोज कर लिए 7/10, तो क्योंकि कोसेक इनवर्स है इसलिए हम सीधे सीधे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा की वैल्यू 10/7 हो जाएगी, पलट जाएगी खाली बस, क्योंकि साइन का जो है इनवर्स है कोसेक। उसी तरह से कॉस है, कॉस का इनवर्स जो होता है वो होता है सीकेंट। सीकेंट जो होता है उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक। तो ये सीकेंट होता है जो कोसाइन का इनवर्स होता है। तो कोसाइन का जस्ट इनवर्स कर दें तो सीकेंट आ जाएगा। अब यही चीज अगर मान लीजिए कि ये जो है आपके कॉस थीटा का मान होता 7/10, तो सेक थीटा क्या हो जाता, इसी को पलट दें 10/7 हो जाता। तो इस क्योंकि इसका ये इनवर्स है। इसी तरह जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट का जस्ट उल्टा कोटेंजेंट होता है। तो कोटेंजेंट जो होता है, जैसे टेंजेंट को हम लोग टैन लिख देते थे, कोटेंजेंट को हम लोग कॉट लिख देते हैं, कॉट इसका इनवर्स हो गया। तो इसका मतलब टैन थीटा का जो वैल्यू होगी उसी को इनवर्स कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका मतलब हमें यह समझना है कि अगर हम साइन कॉस टैन ये 3 रेशियोज पढ़ लें तो बाकी 3 रेशियो तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कौन किसका इनवर्स है बस ये जानना है। तो 6 रेशियो आपको याद नहीं करने, आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है सिर्फ 3, और 3 सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग, और सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है, टैन का इनवर्स कॉट होता है। बस इतनी चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना होगा। आप देखेंगे हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं, पहली बार जैसे आपके पढ़ रहे हैं, या बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा कमांड नहीं है, तो अक्सर रेशियो में जो है आपके एक तरह से वो भी आता है कि कभी कभी क्या होता है कि रेशियो में कंफ्यूजन हो जाता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रखें कि हाइपोटेन्यूज बेस रखें, कि हाइपोटेन्यूज जो है आपके परपेंडिकुलर रखें कि परपेंडिकुलर बेस रखें, किसका रेशियो क्या है कैसे याद होगा। तो कोड आप बना सकते हैं, बहुत आसान कोड है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, जैसे कोड जो है कोड जो है आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, तो इसको जब आप लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले,
तो P बाय एच जो हो गया वो साइन का रेशियो हो गया, B बाय एच जो हो गया ये हो गया कॉस का, और P बाय B जो हो गया वो क्या हो गया आपका जो है टैन का। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो अब यहां पे क्या है कि P जो है रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, H क्या कर रहा है हाइपोटेन्यूज, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाता है साइन। B जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, H जो है आपके हाइपोटेन्यूज को, कर्ण को, इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब आधार बटे कर्ण जो हो जाता है वो हो जाता है कॉस। और P अपॉन P क्या है परपेंडिकुलर, B है बेस है, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपके टैन। तो ये क्या हो जाता है आपके साइन कॉस टैन। और साइन कॉस टैन, साइन का इनवर्स क्या होगा कोसेक, कॉस का इनवर्स क्या होगा सेक, टैन का इनवर्स क्या होगा कॉट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी जो है, हम लोग को सिर्फ 3 रेशियोज पढ़ना है, 3 रेशियो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो इसलिए अब अगर इनको हम देखें तो सबसे पहली चीज ये आती है कि कुछ ऐसे एंगल हैं जो हम आसानी से याद कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू का मान क्या होता है ये हम देखें। तो अगर हमें ये निकालना है स्टैंडर्ड एंगल रेशियो में, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे रेशियो अगर हम लें 30, 45, 60, 90 और 0। साइन है, ये रख दें, कॉस और टैन, ये 3 वैल्यूज होती। इन 3 वैल्यूज को अगर हम लोग स्टडी करें तो देखिए हम लोग इस तरह से स्टडी करेंगे जिससे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजीली, बहुत आसानी से जो है आपके आ जाए। जीरो डिग्री यहां पर रखना। अब देखिए साइन कॉस टैन है, वैल्यू हम लोगों को निकालना है कि वैल्यू क्या होगी या किस तरह से हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। बहुत आसान होता है वैल्यू को कैलकुलेट करना, बस अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं या किस तरह से करते हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की क्या है, साइन 60 की क्या है, साइन 90 की, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, ये क्या है, ये 5 एंगल स्टैंडर्ड एंगल माने जाते हैं। इसके अलावा जो एंगल होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। इसके मतलब क्या है कि कम से कम 5 स्टैंडर्ड वैल्यू, 5 स्टैंडर्ड एंगल के मान आपके 6 रेशियो पता होने चाहिए आपको। जैसे कह दिया जाए कि cos 45 का मान क्या है, कोसेक 90 का मान क्या है, या सेक जो है 30 का मान क्या है, या कॉट 60 का मान क्या है, तो सब आपको पता होना चाहिए। और ये चीज निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। अब देखिए जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 0/4, 30 की अंडर रूट 1/4, 45 की 2/4, 3/4 और 4/4। इसमें कुछ याद करना पड़ा? कुछ नहीं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सब अंडर रूट में। ये क्या हो गई, साइन की वैल्यू हो गई। इसी को अगर हम पलट दें तो अब यही क्या हो जाता है, अब देखिए पहले इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/4 का अगर हम रूट लेंगे तो 0 का रूट 0 होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई।
1/4 का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से 2/4 का लेंगे अगर हम रूट, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 वैल्यू आ जाएगी। और 3/4 का रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। 4/4 1 होती है, इसलिए √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसलिए वैल्यू क्या हो गई, sin 0 इज 0, sin 30 इज 1/2, sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2 इज 1। अब cos का इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स कैसे हो जाएगा, √4/4, ये क्या हो जाता है, cos 30 का 3/4। अब ये रिड्यूस कर, जैसे यहां पे ये बढ़ रहा है 0 1 2 3 4, ये अब रिड्यूस कर रहा है 4 3 2 1 0, तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0/4। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें, cos 4/4 मतलब क्या हो गया, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। √3/4 है तो ये कितना हो जाएगा, √3/2। इसका मतलब कि cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। cos इसी तरह 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। cos जो है आपके √3/2 है, cos 60 को अगर हम देखेंगे तो 1/√4 है, 1/√4 कितनी हो जाएगी, 1/2, और ये हो जाएगी 0। अब देखिए कुछ इसमें लर्न करना पड़ा, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू अपने आप याद हो जाती है, खुद से याद हो जाती है। तो साइन की बस याद कर लिए, साइन से ही सब याद हो जाएगा। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 60 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। इसी को पलट दीजिए, ये 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, हाफ हो गया, 0 हो गया। अब ये साइन रेशियो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस रेशियो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन रेशियो क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे आएगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लाने के लिए हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दें। इसका मतलब साइन को कॉस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, टैन। इसका मतलब टैन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस होता है। अब टैन 0 की वैल्यू अगर आपको निकालना है, हमें कुछ नहीं लर्न करना, हम साइन 0 अपॉन कॉस 0 कर दें तो 0/1 इज 0, फिर 1/2 अपॉन √3/2, क्योंकि tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 ऊपर आएगा, cos 30 नीचे आएगा, तो 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 1/√2 है, cos 45 भी 1/√2 है, 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना हो जाएगा, 1। tan 60 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो tan 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 sin 30 की है, sin 60 की है, cos 60 की 1/2, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। और tan 90 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो sin, दैट इज sin 90 अपॉन cos 90, दैट इज 1/0, और 1/0 क्या होता है, इट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब इसको कभी डिफाइन नहीं किया गया, कुछ नहीं कहा जा सकता ये क्या होगा। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, आज तक कोई मैथमेटिशियन नहीं बता पाया। लेकिन यह है कि 0 से किसी संख्या को डिवाइड करने पर वो संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो कल्पना से परे हो जाएगी, तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, ये कल्पना की जाती है। और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, इसका मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो टेंड्स टू इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ कि इतनी अनंत तक चली गई कि हमें उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर tan 90 की वैल्यू पूछा जाएगा तो tan 90 की वैल्यू क्या है,
तो इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं और एग्जाम में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल में, ये प्रश्न आया था टीयर 1 में, और दोनों ऑप्शन दिए थे, अनडिफाइंड भी दिया था और दिया था इनफाइनाइट। वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है, लेकिन 1/0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। तो इसलिए कभी अगर tan 90 की वैल्यू पूछा जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, अर्थात अपरिभाषित है ये। तो ये अपरिभाषित अनडिफाइंड वैल्यू होती है जो जिसकी वैल्यू होती है। तो अब देखिए सारी वैल्यूज कितनी आसान है इसको निकालना। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है, इसको आपको निकालना होगा। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिसके इस्तेमाल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में अब ये 3 जो है आपकी वैल्यूज हम लोग ने देखा, साइन कॉस टैन। लेकिन अगर हम कहें कि कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, कोसेक किसका इनवर्स है, साइन का इनवर्स है। तो कोसेक 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 का इनवर्स होगा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसी को पलट दीजिए 2/√3, जो कि क्या हो जाएगी, कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी। मान लीजिए हमसे कहा जाए सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो सेक 45 हमें सेक का देखना है कि इनवर्स क्या है, कॉस। तो कॉस 45 की वैल्यू निकाल लें। हमें कोसेक नहीं याद करना, हमें सेक नहीं याद करना, हमें कॉट नहीं याद करना, बस ये किसका इनवर्स है ये याद करना है। तो अब अगर हम कहते हैं कि कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, कॉस 45 की वैल्यू जो है 1/√2 है, तो कॉस का जो इनवर्स है वो क्या है, सेक है। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी को पलट देंगे तो √2/1 दैट इज √2 हो जाएगी। इस तरह से कोई भी वैल्यू आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा cos 60 की वैल्यू 1/2 है, 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका cos का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है। अगर सेक 60 की पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 का इनवर्स कर दीजिए, दैट इज 2/1 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि जो सेक है उसका सेक 60 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह से कॉट की वैल्यू पूछा जाएगा, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो tan 30 देख लीजिए कितना है, 1/√3, इसी को पलट दीजिए √3 हो जाएगी, वो कॉट 30 की हो जाएगी। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन tan 60 देख लीजिए कितना है, √3 है, √3 को पलट देंगे 1/√3 हो जाएगी, कॉट 60 हो जाएगी। तो सिर्फ हमें साइन कॉस tan को याद करना है, हमें सेक को, कोसेक को और कॉट को नहीं याद करना है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, इनके इनवर्स। तो अगर बस हमें ये समझना है कि इसके इनवर्स कैसे निकलते हैं या किस तरह से निकलते हैं, तो ये पार्ट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको हम लोग डील करते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। अब देखिए दूसरे पार्ट जो है उस पर हम लोग चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या था, जैसे अभी तो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में देखा, अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या या किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, जैसे अभी हमने डिफाइन किया था कि एक ट्रायंगल अगर है तो उस ट्रायंगल में आपका एक एंगल नोन है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री, बाकी दो जो बचे ट्रायंगल हैं उनका टोटल सम 90 होता है, और जिन दो एंगल्स का टोटल सम 90 होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए अगर हम लोग निकालें और इसको समझें तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो गया, ये है थीटा। अब अगर हम इस एंगल की बात करें तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि एक अगर 90 है तो बाकी बचे दोनों 90 जो है सम होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों का सम क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए दोनों क्या हो गए, ये सम जो है आपके एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में जाने जाते हैं, पूरक कोण जिनको हिंदी में कहते हैं। तो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो थीटा ये है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इसी से,
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। tan थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4। इसी तरह से साइन का इनवर्स जो होता है वो होता है आपके कोसेक। तो कोसेक थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो 5/3, अगर 3/5 ही है तो उसको इनवर्स कर दीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा जो है आपके कॉस का इनवर्स हो जाएगा दैट इज 5/4। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो tan थीटा 3/4 है तो 4/3 हो जाएगी। अब यहां पे आप देखें ये वैल्यूज हो गई। अब अगर हम निकालें साइन 90 माइनस थीटा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखने जा रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल को शो कर रहा है। अगर एंगल ये है तो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में एंगल बनता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ये आपके एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ। तो कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो tan 90 माइनस थीटा तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 4/3। ये आपके हो गया। फिर इसी तरह से अगर हम कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करें, कोसेक इसका इनवर्स होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा 5/4। अगर हम कॉस का इनवर्स सेक की बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 5/3। और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो tan का इनवर्स कर देंगे। तो tan 90 माइनस थीटा का इनवर्स कर दें तो कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3/4। अब ये रिजल्ट है दो एंगल के बेसिस पे। अब आप अगर ध्यान दें तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ रही है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन थीटा के बराबर। इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ये अब हम लोगों को कंक्लूजन मिल रहा है। अब देखिए cos थीटा की जो वैल्यू है वही साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा के बराबर। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा के। तो ये आपके रिजल्ट इससे मिला। फिर अगर आप ध्यान दें तो tan थीटा की जो वैल्यू है वही cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू है। तो आप cot 90 माइनस थीटा को अगर आप देखें तो वही वैल्यू होगी जो tan थीटा की है, और tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वही जो है आपके cot थीटा की वैल्यू है। तो tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, दोनों बराबर हैं। और cot 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो इसलिए tan 90 माइनस थीटा ये किसके हो जाता है, दैट इज cot थीटा के। और cot 90 माइनस थीटा जो हो जाता है ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है tan थीटा के। देख रहे हैं, एक रिजल्ट ये आ गया। और फिर अगर हम देखें अब अगर हम इसको देखें तो अब जो वैल्यू है तीसरी वो ये कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू जो है सेक 90 माइनस थीटा की आ रही है। तो सेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा।
और जो कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वही जो है सेक थीटा की वैल्यू है। इसलिए कंक्लूजन क्या निकला कि कोसेक 90 माइनस थीटा जो है ये सेक थीटा के इक्वल होता है और सेक 90 माइनस थीटा जो है ये कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अब इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया था इनको निकालने के लिए। ये आया कहां से या किस जगह से जो है इसको हम लोग ने डिफाइन किया, कैसे आया ये। तो अब हमें ये क्लियर हो गया, जिस तरह से इनवर्स आपने पढ़ा था कि कॉस का इनवर्स जो होता है सेक होता है, साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कॉट का टैन होता है। यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कि कॉस 90 माइनस थीटा अगर साइन हो जाता है तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाता है। अगर टैन 90 माइनस थीटा कॉट होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा टैन हो जाता है। तो कॉट टैन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है 90 माइनस थीटा में। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा में बदल जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इस्तेमाल होता है। और 90 माइनस थीटा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो आपके एक तरह से ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री 4 क्वाड्रेंट में पढ़ी जाती है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये है 90 माइनस थीटा वाले एंगल, क्योंकि टोटल एंगल ये 90 डिग्री होता है, 90 से कम एंगल होगा ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें स्टडी क्या आ जाती है 90 प्लस थीटा की। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा की, 180 प्लस थीटा की, या 270 माइनस थीटा की। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल हो जाएगा यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये 270 डिग्री है, तो 270 प्लस हो जाएगा या 360 माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस थीटा की वैल्यू आ जाती है या 270 प्लस थीटा का वैल्यू आ जाती है। तो इसके मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, क्योंकि 100 चाहे तो कहीं 180 डिग्री से कम है और चाहे कहीं 90 डिग्री से ज्यादा है। इसका 90 डिग्री से ज्यादा है तो 90 प्लस थीटा हुआ, 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा हुआ। तो 180 माइनस थीटा कहें या 90 प्लस थीटा कहें, दोनों एक ही चीज है। 180 प्लस थीटा कहें या 270 माइनस थीटा कहें, ये थर्ड क्वाड्रेंट की स्टडी है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, आपके कोर्स में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा, इसके मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्टडी। टीचर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं और पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई डाल रहे हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए जा रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट सब। और ये आता है किसमें, सप्लीमेंट्री एंगल में। सिलेबस देखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आपके कोर्स में नहीं है। इसके मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूले हैं, चाहे साइन ए प्लस बी का हो, कॉस ए प्लस बी का हो, साइन जो है आपके tan a प्लस बी का हो, tan a माइनस बी का हो, इस तरह के जितने फॉर्मूले आप पढ़ते, किसी फॉर्मूले का कोई काम नहीं है आपके एग्जाम में। सप्लीमेंट्री एंगल कोर्स में है ही नहीं। और टीचर्स क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस को लगवा रहे हैं, विद्यार्थी लगा भी रहा है, स्टूडेंट लगा भी रहा है। पहले अवेयर हो जाइए कि आपका सिलेबस क्या है। आयोग के द्वारा आयोग के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया जो सिलेबस, उसको पहले ध्यान से देखिए और अब तक के जितने आए हुए क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से देखिए। क्या जो टीचर पढ़ा रहा है आपके 180 माइनस थीटा पर, 90 प्लस थीटा पर, 180 प्लस थीटा पे, 270 माइनस थीटा पे, 360 माइनस थीटा पे या 270 प्लस थीटा पे, क्या कभी आज तक एक भी क्वेश्चन आया? आज तक कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, चाहे आप लेवल 1 ले लीजिए चाहे लेवल 2 ले लीजिए। तो इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं कि आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस के बाहर है, ये सिलेबस में नहीं है, सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसलिए एक बहुत बड़ी चीज से हम लोग बच जाते हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है,
बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री एंगल सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कोर्स में है ही नहीं। वो सारे क्वेश्चंस हटा दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री की किताबों को मत लगाइए। ट्रिग्नोमेट्री की किताब में, इवन मेरी भी किताब जो लिखी हुई है उसमें सारी चीजें दी हैं, चारों क्वाड्रेंट दिए हैं। क्योंकि कोई अगर बुक लिखेगा तो कोई चीज अधूरी छोड़ थोड़ी देगा। तो अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे किताब लिख देंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देंगे। तो हमारी किताब में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमारे ये सिलेबस में है ही नहीं। जब आपके सिलेबस में है ही नहीं तो ऐसी कंडीशन में इस पार्ट को आपको छोड़ देना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल या जितने भी आपके जो फॉर्मूले वाली चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री में किसी फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। शुरू से अंत तक आप पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, किसी कभी फॉर्मूले पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक। तो इसलिए हमेशा इस बात करते, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग के कोर्स में है, सप्लीमेंट्री एंगल कोर्स में नहीं है। तो हम लोगों को इन 6 चीजों पर ध्यान देना है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के यूज में आता है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या होगा या कैसे हम लोग और आगे क्या पढ़ेंगे। आगे जो पोर्शन होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन अरिथमेटिक में पढ़ते हैं, वहां पर क्या है कि बॉडमास का रूल लगाते हैं, बॉडमास पर बेस ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसी तरह से बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, सोल्यूशन उसको कैसे किया जाए, शॉर्ट में कैसे करें, बस वही चीजें सीखनी होती हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जिसका कोई शॉर्ट नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है आपके दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए कि हर चीज 2 मिनट में नहीं निकल आएगी या हर चीज 30 सेकंड में नहीं निकल आएगी। 30 सेकंड का अगर आपको टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन को करने का, तो कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में भी निकल आएंगे, 20 सेकंड उसके सेफ हुए। कुछ क्वेश्चन 20 सेकंड में निकल आएंगे, 10 सेकंड और सेफ हुए। तो कुछ क्वेश्चन आपके 1 मिनट भी लेंगे निकलने में। तो ऐसा थोड़ी होता है कि 30 सेकंड ऑन एन एवरेज है तो हर क्वेश्चन 30 सेकंड में आप निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, खासतौर से टियर 2 की बात अगर हम करें, पेपर देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 1-1 मिनट, कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं 2-2 मिनट लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये 2 मिनट आएगा कहां से? जिन क्वेश्चन में हम 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड टाइम ले रहे हैं, उसमें तो टाइम बच रहा है ना, उसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं इन बड़े क्वेश्चन पे। तो बड़े क्वेश्चन के मतलब ये नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन बीसीओ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन आपके इस तरह के रहते हैं। 10 क्वेश्चन कम से कम ऑन एन एवरेज आपके एग्जाम में 10% आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको टाइम चाहिए। बिना टाइम अगर आप ये सोचें कि जितनी चीजें हैं सब हम सेकंडों में निकाल लेंगे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं उसमें कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ता है, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है? आइडेंटिटीज जो होती है, इस आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 1 बनेगी या किस तरह से आइडेंटिटी 1 होती है, यही चीज हम लोग यहां पर देखते हैं। तो 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं। जैसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। ये पहली आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या करती है? आपके सॉल्यूशन को, बड़े बड़े सॉल्यूशन को छोटा करती जाती है, छोटा करती जाती है। अब कहीं पर ये आ जाएगा, इसको हम हटा देंगे, 1 लिख देंगे, सॉल्यूशन छोटा हो गया। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। दूसरी आइडेंटिटी, जहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा वहां पे हम 1 लगा देंगे। तीसरी आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं। और आइडेंटिटी होने का मतलब कि इनको जहां कहीं भी आप इस्तेमाल करना है वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े बड़े सॉल्यूशन को, जो सिंप्लीफिकेशन के हैं, बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं अपने आप छोटे हो जाएंगे। जैसे ही आपने आइडेंटिटी, इसको हटाया 1 रख दिया, इसको हटाया 1 रख दिया, तो अपने आप खुद ब खुद देखेंगे कि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाते हैं। अब बात ये आती है, ये आइडेंटिटी ऐसा 1 के बराबर है, ऐसा कैसे मान लें? तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है। तो तीनों आइडेंटिटी को हम लोग पहले प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे प्रूफ कर लेंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, थीटा ये है, ये ले लीजिए 3, ये है 4, ये है 5, ठीक है। अब हम पहली आइडेंटिटी को प्रूव करने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5 का स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस की वैल्यू, तो 4/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9/25 और ये हो गया 16/25, 25 एलसीएम हो गया, 9 + 16 ये हो गया 25/25, जो कि क्या होता है 1 के बराबर, और ये प्रूव हो गया कि ये इसके 1 के बराबर होता है। देख रहे हैं आप, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। पहली आइडेंटिटी थी, दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या 1 के बराबर होता है, एक आइडेंटिटी ये है, जैसे एक आइडेंटिटी ये, दूसरी आइडेंटिटी ये है। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से देखें, सेक क्या है, कॉस का इनवर्स, कॉस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उलट दें, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दें, सेक हो जाएगा। तो 5/4 वैल्यू हो गई इसकी, तो 5/4 इसकी वैल्यू है, इसका स्क्वायर माइनस tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर, ये आपके हो जाएगा। और ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 25/16 अब माइनस 9/16, 16 एलसीएम हो गया, तो 25 - 9 16 हो जाएगा, और नीचे भी 16 रहेगा, 16/16 1 आ गया। इसका मतलब देखिए दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई 1 के इक्विवेलेंट, ये भी 1 के बराबर होती है। इसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी को प्रूव कर लें। तीसरी आइडेंटिटी अगर हमने प्रूव किया, तीसरी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तीसरी आइडेंटिटी है, ये भी 1 के बराबर होती है। कैसे, कोसेक किसका इनवर्स है, साइन का, पहले साइन निकाल लीजिए फिर पलट देंगे। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5, 3/5 को पलट दीजिए तो 5/3 हो जाएगा, वही कोसेक की वैल्यू है। तो ये क्या हो गई 5/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट क्या है 3/4, tan की वैल्यू है, पलट दीजिए 4/3 जो है आपके इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 4/3 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 25/9 और ये हो गई 16/9, 9 एलसीएम हो गया, ऊपर 25 - 16 9/9 हो जाएगा, और 9/9 वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर प्रूव हो गया कि 1 के इक्विवेलेंट है। तो 3 आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। इन तीनों का इस्तेमाल बहुत होता है और हर तरह के क्वेश्चंस में होता है, और खासतौर से जो बड़े क्वेश्चन उनको छोटा बनाने में। तो यही आइडेंटिटी का यूज है। आइडेंटिटी मतलब इकाई, यूनिट, 1। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई, दैट इज 1 1 1 वैल्यू हो गई। इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज पढ़ेंगे, और कैसे ये क्वेश्चंस में लगता है तब हम लोग इसका इस्तेमाल पढ़ते हैं। अब वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि जो चौथा पार्ट आता है, चौथा पार्ट होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू निकालना और मिनिमम वैल्यू निकालना। अब देखिए वो कैसे जो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे टाइप्स हैं, एक क्वेश्चन बताने से ये टाइप नहीं मिट जाएगा, एग्जाम्पल देके केवल अभी समझा देंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसके हर एक टाइप हम अलग अलग कराएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि उनके सॉल्व करने का जो तरीका है वही उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका होता है। तो तरीका क्या होता है या कॉन्सेप्ट, बस ये है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हमने कहा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकालना है, या हमने कह दिया 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं,
ये कोई भी एग्जाम्पल इस तरह का लिया जा सकता है, 3 माइनस कॉस थीटा, 3 प्लस कॉस थीटा। इन एक्सप्रेशंस का मतलब हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया कि इस तरह की कोई भी वैल्यू होगी तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस पूरी वैल्यू को अगर हम y मान लें, मान लीजिए इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ये तो फिक्स वैल्यू है, ये चेंज करेगी थीटा का मान चेंज करने पर। तो हमें ये निकालना है कि इस एक्सप्रेशन का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो हमें कॉन्सेप्ट ये लगाना पड़ेगा कि 4 में से जितना छोटे से छोटा माइनस होगा, कम से कम वैल्यू माइनस होगी, उतनी बड़ी से बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। तो इस पूरी कंप्लीट वैल्यू को बड़ी से बड़ी होना है, और बड़ी से बड़ी कब होगी, जब 4 में से छोटा सा छोटा माइनस हो। इसके मतलब हमें मैक्सिमम निकालने के लिए इस वैल्यू का मिनिमम रखना पड़ेगा। तो रटा नहीं जाता है कि मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम रखेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम रखेंगे। मैक्सिमम निकालने के लिए कभी मिनिमम भी रखा जा सकता है, मैक्सिमम भी रखा जा सकता है, ये एक्सप्रेशन डिसाइड करेगा। इसलिए रटने वाली ये चीज नहीं है, ये चीज समझने वाली है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको दिमाग थोड़ा सा आईक्यू लगाना पड़ेगा कि 4 में से कुछ घट रहा है, तो जितना कम से कम घटाएंगे उतनी बड़ी से बड़ी ये वैल्यू हो जाएगी, और बड़ी से बड़ी वैल्यू हमें निकालना है। और साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, साइन और कॉस का न्यूनतम मान क्या होता है। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। अब -1 से लेकर के +1 के बीच में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आता है। जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम लें, क्योंकि मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। लेकिन जब हम स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगे होने के मतलब यह हुआ कि क्या कोई वैल्यू, स्क्वायर वाली वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। यही सब चीजें देखिए दिमाग में रखने वाली हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं है, आईक्यू है, क्वेश्चंस जो आते हैं। अब क्योंकि स्क्वायर लगा है, ये मिनिमम वैल्यू जो है आपके नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी, आपके 0। अगर हम ये न लगा होता स्क्वायर, तब मिनिमम वैल्यू हम क्या रखते, -1 रखते। अगर यही क्वेश्चन आ जाए 4 माइनस साइन थीटा का मैक्सिमम मान निकालना है, तब हम क्या रखेंगे, इस वैल्यू की जगह रखेंगे -1। लेकिन अगर अब यहां पर क्या है, अब इसकी न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो 4 - 0 इज इक्वल टू 4, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर 4 माइनस साइन थीटा अगर ये होता और कहा जाता कि y का मैक्सिमम मान निकालिए, तब हम क्या करते हैं, तब देखिए न्यूनतम वैल्यू, क्योंकि किसी भी साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, -1, 0 से छोटा है -1। लेकिन स्क्वायर था, स्क्वायर तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए 0 से कम रख ही नहीं सकते, सबसे न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। जब भी स्क्वायर आएगा तो सबसे न्यूनतम मान 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है, तब हम क्या रखेंगे, 4 माइनस -1, जो कि कितना हो जाएगा, 5, तब मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। देख रहे हैं आप कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, और इस कॉन्सेप्ट को समझ करके ही वैल्यू को निकालना है। जैसे y इक्वल्स टू, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकलेगी, या किस तरह से जो है हम लोग निकालेंगे, वही चीज देखिए जैसे मैक्सिमम में कॉन्सेप्ट लगता है वैसे ही मिनिमम में भी लगता है, उसको भी देख लें। इसी की अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालना हो, 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे निकालेंगे, इसका मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, साइन थीटा का भी मैक्सिमम मान 1 हो सकता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा। तो चाहे साइन थीटा हो चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों की जगह मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, 1। तो 4 माइनस 1। तो अब यहां पर क्या है, आपको ये देखना है कि मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, तो हमें यहां पे मैक्सिमम रखना पड़ेगा। क्यों,
इसका छोटे से छोटा मान कब होगा? जब 4 में से बड़ी से बड़ी वैल्यू हम माइनस कर दें। 4 में से अगर हम बड़ी से बड़ी वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये सबसे छोटी छोटी वैल्यू हो जाएगी और छोटी छोटी वैल्यू निकालना है। और अधिक से अधिक मान 1 होता है, इसलिए इसका पूरा एक्सप्रेशन का न्यूनतम मान, अधिकतम मान 4 है और न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। अब अगर मान लीजिए प्लस लगा हुआ है, इसमें भी अगर हम मैक्सिमम मान निकालते हैं, सपोज कर लीजिए, तो अगर मैक्सिमम मान निकाल रहे हैं तो अब देखिए 4 में कुछ जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। अभी क्या था? 4 में कुछ घट रहा था, तो आपको मैक्सिमम मान निकालना था और घटती हुई चीज को हमने न्यूनतम कर दिया था। अब यहां पर क्या है? 4 में कुछ जुड़ रहा है, तो कुछ जुड़ रहा है, ऐड होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका भी मान क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू अगर हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगी? ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम निकालने के लिए देखिए मैक्सिमम मान रखना पड़ रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। देखिए मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम मान यहां रखना पड़ रहा है। तो अब यहां पर क्या है? 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1 हो सकता है, 1 रख दिया, ये हो गया 5। देख रहे हैं? रटना नहीं है कि मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम रखेंगे, मैक्सिमम के लिए मिनिमम रखेंगे, मिनिमम के लिए मिनिमम रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्रेशन डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। मान लीजिए हमें मिनिमम मान इसी का निकालना होता y मिनिमम, तो क्या होता है? 4 में कुछ जुड़ रहा है, और अगर जुड़ रहा है तो जितना छोटा जोड़ेंगे उतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो इसलिए यहां पर इसका मान क्या आना चाहिए था? मिनिमम आना चाहिए था। और साइन का मिनिमम मान क्या होता है? -1, लेकिन साइन स्क्वायर है, स्क्वायर का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव होगा। कितना होगा? 0। तो ये 0 हो जाएगा, जो कि 4 के बराबर है। ठीक है? जैसे y है, इसका मैक्सिमम मान निकालना है। मैक्सिमम मान कैसे निकलेगा? इसको न्यूनतम कर दें, 3 में से जितना छोटे से छोटा घटाएंगे उतना ज्यादा मान इसका निकलेगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू रख दीजिए। और मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 माइनस जो कॉस थीटा या साइन थीटा की जो मिनिमम मान होता है वो -1 होता है। कॉस थीटा और या साइन थीटा का जो मिनिमम मान है वो है आपके एक तरह से -1। तो इसलिए अगर हम -1 यहां पे रख देंगे तो 3 -1 प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा y की मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से y का जो है आपके एक तरह से अगर मैक्सिमम मान हम यहां निकालते हैं तो मैक्सिमम मान क्या होगा? 3 + 1, इसकी भी वैल्यू क्या करना पड़ेगा? 3 में कुछ जुड़ रहा है, तो जुड़ने के लिए क्या हो रहा है कि इस वैल्यू की जितनी बड़ी से बड़ी मान रखेंगे उतनी बड़ी से बड़ी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी, जो कि y की होगी। इसलिए हमें थीटा का मान मैक्सिमम रखना पड़ेगा, जो कि +1 है, इसलिए 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है ये डिपेंड करता है। अब इस तरह के जितने भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें क्या है? उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। हर क्वेश्चन अपने अलग टाइप का होता है। जितने प्रकार का क्वेश्चन होगा उतने तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है? ये सारी चीजें बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस इनका कॉन्सेप्ट जानना होता है। और यही कॉन्सेप्ट अगर आप जान जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ओरली क्वेश्चन करने लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको इजीली आप खुद ब खुद सॉल्व करने लगेंगे। बस ये है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकाली जाती है, ये हम लोग देखेंगे इस जो है आपके टॉपिक में। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। जो लास्ट पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो होता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए लेवल 1 में भी आते हैं, लेवल 2 में भी आते हैं। दोनों एग्जाम में जो है आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपके एक तरह से सारी चीजें वही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हम लोग ने पहला चैप्टर पढ़ा था उसी का इस्तेमाल है, सिर्फ उसी का इस्तेमाल होता है और उसी का इस्तेमाल है। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है? डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ता है। क्वेश्चन जो कहेगा क्वेश्चन को समझ के डायग्राम बनाना, बस इसी की प्रैक्टिस होती है। हाइट एंड डिस्टेंस क्यों कहा जाता है इसको, इस जो है पार्ट को? इसलिए जैसे मान लीजिए कि हम किसी इमारत को कहीं दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं, तो यहां से खड़े होकर देख रहे हैं तो हमारी लाइन ऑफ साइट किसी इमारत को, किसी पिलर को या किसी मीनार को अगर हम देख
तो हमारी आंख ऐसे जा रही है, ऐसे देख रहे हैं ऊंची, कोई चीज नीची देख रहे हैं तो हमारी नजर ऐसे जा रही है। तो अगर हम ऊपर देखते हैं, ये हाइट है कुछ ना कुछ इसकी बिल्डिंग की, तो जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारी नजर जा रही है, जो जमीन से जो कोण बना रही है वो थीटा कोण बना रही है। तो जब हम कुछ दूरी पर खड़े होते हैं और किसी ऊंची चीज को देखते हैं तो एक एंगल ये बनता है। या हम अगर कहीं पर हैं और हम किसी गहरी चीज को, नीचे चीज को देखें, मान लीजिए गहराई में कोई चीज है, इसको हम देख रहे हैं, तो हम लोग नीचे अगर ऊपर कहीं खड़े हुए हैं और हम नीची चीज को देखते हैं तो हमारी आंख, नजर ऐसे जाती है, और नजर जब ऐसे जाती है तो ये कोण एंगल थीटा ऐसे बनता है। तो अब यहां पर क्या है, ये हो गई डेप्थ, गहराई, और ये हो गई दूरी, डिस्टेंस। नीचे से देखेंगे तो हाइट कहलाएगी, ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ कहलाएगी। तो यहां पर क्या है, तो हम क्या चीज अध्ययन करते हैं यहां पे, किसी भी चीज को जब हम लोग देखते हैं, कुछ दूरी पर है, किसी कोण पर है, तो हम लोग देखते हैं इसकी हाइट और इसका डिस्टेंस। तो जो कैलकुलेशन करते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग ऊंची चीज या गहरी चीज को देख रहे हैं, कुछ दूरी पर खड़े होकर देख रहे हैं, जो कि डिस्टेंस हो जाता है, दूरी हो जाती है। तो ये दूरी पर खड़े होकर के यहां से देख रहे हैं, इतनी दूरी पर खड़े होकर के देख रहे हैं, तो देखने की रेखा ये है। जब हम किसी ऊंची चीज को देखते हैं तो हमारी नजरें उठती हैं, जब उठती हैं तो इसको उठी हुई नजर क्षैतिज से जितना कोण बनाती है, इसको कहा जाता है उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण है, या इसी को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब एलिवेट करने का मतलब उठना, क्योंकि हमारी नजर उठती है, एलिवेट करती है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहा जाता है। हम कोई अपने से, अपनी हाइट से ऊंची चीज जब देखते हैं तो हमारी नजरें पैरेलल ना हो करके बल्कि ऊंचा ऊपर की तरफ जाती हैं। तो लाइन ऑफ साइट, ये देखने की रेखा जिसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, अगर ऊपर जा रही है तो क्षैतिज से जितना कोण बनाती है, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अर्थात आप कह सकते हैं इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम किसी गहरी चीज को देखते हैं तो हमारी नजरें नीचे झुक जाती हैं। तो झुकी हुई नजरें जो होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, डिप्रेस हो गई। डिप्रेशन में जाने का मतलब क्या हुआ, गिर जाना, गिरना। तो नजरें हमारी नीचे गिरती हैं, इसीलिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण हो गया और ये हो गया उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊंची चीज को देखते हैं, और अवनमन कोण ऑफ डिप्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसमें हम लोग जो है आपके किसी नीची चीज को देखते हैं। तो ये जो आपके एक तरह से जो आपके ये जो कोण होते हैं, इनको हम लोग डिफाइन करते हैं। अब जैसे अब ये समझना होता है डायग्राम कैसे बनता है। मान लीजिए कहा जाए कि एक व्यक्ति अपनी किसी बिल्डिंग पर खड़ा है और बिल्डिंग से देखता है एक मीनार, मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण इतना बन रहा है, तो बोलेगा क्या कि मीनार के शीर्ष पर खड़ा है वो खुद किसी ऊंचाई पर, और वो क्या कह रहा है, वो बिल्डिंग के छत पर खड़ा है और किसी मीनार के शीर्ष को देख रहा है जिसका अवनमन कोण बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। इसके मतलब इससे ऐसे बनाएगा, ये थीटा ये बनेगा। इसका मतलब इस बिल्डिंग से हमें इसको छोटा बनाना पड़ेगा, बताया नहीं जाएगा, आपको समझना पड़ेगा। अवनमन कोण कह रहा है कि बिल्डिंग से खड़े होकर के जब वो मीनार के शीर्ष को देखता है, मीनार के टॉप को देखता है, तो अवनमन कोण इतने डिग्री का बनता है। अवनमन कोण के मतलब नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये चीज इंडिकेट हो गई कि बिल्डिंग से नीची ऊंचाई है मीनार की। लेकिन यही चीज अगर क्वेश्चन बने कि एक व्यक्ति है बिल्डिंग पर खड़ा है
और वो किसी मीनार के शीर्ष को देखता है, उसका उन्नयन कोण इतना डिग्री बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण अगर बन रहा है, इसका मतलब कि ये मीनार इस बिल्डिंग से ज्यादा ऊंची हम बनाएंगे, क्योंकि आंख की जो नजरें हैं वो ऊपर की ओर उठ रही हैं, इसलिए इस हाइट के कंपैरिजन में ये हाइट ज्यादा होगी। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके एक तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा अगर आपने कॉन्सेप्ट लगाया तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली चीजों को आप डिटेक्ट कर लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अगर आपने डायग्राम समझ करके बना लिया। डायग्राम बनाया नहीं आता, क्वेश्चन आता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है डायग्राम बनाने की। और फिर जो आपने रेशियो पढ़े हैं, 6 रेशियो पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इन्हीं 6 रेशियो का काम है और उन्हीं 6 रेशियो से आप सारी चीज निकाल लेते हैं। और उसमें भी 6 में हमने 3 काट दिए थे। हमने कहा था कि सेक और आपके एक तरह से कोसेक और कॉट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, साइन, कॉस, टैन। बस इतनी चीज जानते रहिए कि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है और कॉट का टैन का इनवर्स कॉट होता है। तो आपको 3 रेशियो से तो वैसे ही कट गए, बाकी 3 रेशियो पे सारी पढ़ाई हो जाती है। कोई भी क्वेश्चन होगा, आप 3 जो है आपके उससे सारे क्वेश्चन खुद ब खुद आप कर लेंगे। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो डायग्राम हम लोग जो है आपके जो बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस चाहिए होता है, और थोड़ा सा अगर आप एफर्ट कर लें तो आपके आसानी से जो है आपके एक तरह से ये पोर्शन जो है कवर अप हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा कितना आसान चीज है, बहुत इजी है। क्या पढ़ना है वो पूरा हमने डिफाइन कर दिया, पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमने डिफाइन कर दी। और ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे हम लोग पढ़ते हैं या किस तरह से, क्वेश्चंस के माध्यम से या क्वेश्चंस को लगा करके जब हम लोग उसको डील करते हैं, हम लोग देखते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं या कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसको तरीके को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यही जो है आपके एक तरह से पूरी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेस है। अब ट्रिग्नोमेट्री के एक एक चैप्टर को हम लोग लेंगे और एक एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे, और हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि एक एक चैप्टर पे कमांड पाया जाए। जैसे पहला चैप्टर है उस पर कमांड पाया जाए, फिर दूसरा चैप्टर है उस पर कमांड पाया जाए, फिर तीसरा चैप्टर है फिर उस पर कमांड। तो एक एक करके हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली आप पढ़िएगा, कंटिन्यूअसली आप पढ़िए और कोशिश ये करिए कि आपकी रिदम बना रहे, ब्रेकेज ना हो। अगर ब्रेक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो ब्रेक ना हो, इसलिए कोशिश करिए कि इस तरह की चीज जो है आसानी से आप पढ़ सके और इजीली आप जो है आपके इस तरह की चीज जो है आप लोगों को मिल जाए। तो ये है इंट्रोडक्शन पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जो होगी वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, इसी के आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर जो इसका है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, बस वहीं से पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।